जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो बीएससी थर्ड ईयर का, और टॉपिक का नाम है माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। बेटे, बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन उनके अंदर रहता है कि माइक्रो स्टेट क्या होता है और माइक्रो स्टेट क्या होता है। तो आज उनकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि माइक्रो स्टेट क्या होता है और माइक्रो स्टेट क्या होता है। एक्चुअली में जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं समझ में आता है, लेकिन जब उसको हम बोर्ड पर लिखते हैं या कॉपी पेन या किसी जगह पर लिखते हैं तो समझ में आ जाता है कि इन दोनों के स्पेलिंग अलग अलग है। इस माइक्रो स्टेट है ये, और ये मैक्रो स्टेट है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और माइक्रो का मतलब होता है स्थूल। तो छोटा या सूक्ष्म और स्थूल के बीच में हम जो चीज़ें यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी सिस्टम के मॉलिक्यूल को लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ है, तो हम इस लेक्चर में यही देखने वाले हैं कि जो ये टॉपिक है क्या चीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर का ये, और एक्चुअल में ये एग्जाम में आता भी रहता है अक्सर। अगर ये नहीं आता है तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल या कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें आपको डिफाइंड ही करना पड़ जाता है कि व्हाट इज द माइक्रो स्टेट एंड व्हाट इज द माइक्रो स्टेट एंड विथ एग्जाम्पल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग इससे पहले भी जो हम ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कर रहे हैं, इससे पहले भी हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर उन लेक्चर्स को देखना है तो आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके, और एक हमारा स्पेशल प्लेलिस्ट है यूट्यूब फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का हमने नाम देकर सेव वो कर दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें 10 लेक्चर हो गए हैं। हम लोग ये 11वां लेक्चर शूट कर रहे हैं, और ये 11वां लेक्चर क्या है, माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई फेज स्पेस है। हाँ, एक चीज़ और बता दें बेटे कि इस लेक्चर में हम लोग ऐसे कई सारे वर्ड का नाम लेंगे जो वर्ड बहुत ही अपने पास स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं। फिजिक्स में उनका एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है। तो हम जितने भी टर्मिनोलॉजी आ रहा है इसको एक्सप्लेन करते वक्त हम ये मान कर चलते हैं कि आपने प्रीवियस सारे लेक्चर देखे हैं और उन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता है, जैसे कि फेज स्पेस क्या है, फेज पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो डोंट वरी, चिंता मत करिएगा। इस लेक्चर में हम उन सारे छोटे से छोटे टॉपिक जो एक बड़े से लेक्चर में हुए उनका एक शार्ट या की पॉइंट हम यहाँ पर करते चलेंगे। जैसे फेज पॉइंट क्या है, फेज सेल क्या है, तो इसको मैं लिखते चलूँगा और बताते चलूँगा कि फेज पॉइंट फेज सेल क्या है। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता रहे तो आई थिंक ये बहुत बेहतर होगा माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट को समझने के लिए। तो हम देखते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, और सिस्टम का जो फेज स्पेस है उस फेज स्पेस को बहुत सारे नंबर ऑफ सेल में डिवाइड कर दिया। बेटे, मैं ऐसे थ्योरी बोल रहा हूँ, जो भी हमारे पास की पॉइंट होगा मैं उसको नोट करूँगा। बाकी आप मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको लिखते चलिएगा और पेपर पेन के साथ बैठिएगा। ओरल अगर आप ऐसे किसी लेक्चर को देखेंगे तो उसके देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब आप पेपर पेन के साथ बैठते हैं और उन सारे पॉइंट्स को नोट करते हैं जो यहाँ पर बेसिकली लेक्चरर बोल रहा होता है उस टॉपिक से एसोसिएटेड जितने भी पॉइंट, तो आपको समझ में आता है कि वो एक रिलेवेंट चीज़ें तैयार होकर आपके सामने आ जाती हैं। तो हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का जो भी फेज स्पेस है उस फेज स्पेस को बहुत सारे हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ सेल में डिवाइड कर दिया है। तो अब हमारे पास एक फेज पॉइंट बहुत सारे नंबर ऑफ सेल के रूप में है। तो हम किसी सिस्टम के माइक्रो स्टेट को डिफाइंड करने जा रहे हैं। तो किसी सिस्टम के माइक्रो स्टेट को डिफाइंड करने के लिए या किसी सिस्टम के माइक्रो स्टेट को 6 कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन के द्वारा डिफाइन किया जा सकता है। अब ये जो हमने आपसे कहा कि किसी सिस्टम के माइक्रो स्टेट को 6 कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन के द्वारा डिफाइन किया जा सकता है, तो ये 6 कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट है इसका क्या स्पेसिफिकेशन है तो आपको बता दें। इससे पहले हमने पढ़ा था, जो चीज़ें पढ़ा है वो फेज स्पेस है। और फेज स्पेस क्या होता है बेटे, फेज स्पेस जो होता है एक्स वाई और जेड, और क्या होता है पी एक्स और पी वाई और पी जेड। तो इनको मिलाकर ये जो 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम बना इसी को हम लोग फेज स्पेस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं,
फेज स्पेस बोलते हैं और इसी को 6 कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो 6 डायमेंशनल जो ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि फेज स्पेस बोलते हैं, जो किसी सिस्टम के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं, किसी सिस्टम की लिमिट हम इसी के अंदर डिफाइन करते हैं। तो किसी सिस्टम के माइक्रो स्टेट को, माइक्रो का मतलब बता दें आपको, मैं माइक्रो स्टेट बता रहा हूं बेटे आपको, ये वही मैं यहां पर लिख दे रहा हूं माइक्रो स्टेट। किसी सिस्टम के माइक्रो स्टेट को 6 कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन के द्वारा डिफाइंड किया जा सकता है। और अगर वो सिस्टम 6 कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन के द्वारा डिफाइंड किया जा रहा है तो उस सिस्टम के हमें डायमेंशंस, उस सिस्टम की लिमिट, हमें उस सिस्टम की सीमा निर्धारित करनी होगी। और किसी भी सिस्टम की लिमिट या डायमेंशंस या सीमा को निर्धारित कर रहे हैं और 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस सिस्टम की सीमा क्या होगी, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई और पी जेड होगा। अर्थात मैं कहना यह चाह रहा हूं कि किसी भी सिस्टम के प्रत्येक मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर है, उस सेल का हमें क्या करना होगा, उसकी पोजीशन एक्स वाई जेड को स्पेसिफाई करना होगा। किसी सिस्टम के माइक्रो स्टेट को डिफाइंड करने के लिए हमें उस सिस्टम में जितने भी सेल हैं, उस सेल में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल की पोजीशन यानी कि एक्स वाई जेड को स्पेसिफाई करना होगा। याद रहे, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, किसी सिस्टम के माइक्रो स्टेट को डिफाइंड करने के लिए आपको सिस्टम के अंदर जो सेल में रहे मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल की पोजीशन यानी कि एक्स वाई जेड को स्पेसिफाई करना होगा किसी सिस्टम के माइक्रो स्टेट को डिफाइन करने के लिए। तथा उस सिस्टम के उसी सीमा के भीतर, जो सीमा आपने दे रखी है सिस्टम का एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, उसी सीमा के भीतर उस किसी सेल आपने लिया और जो भी सेल लिया है उस सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम को स्पेसिफाई करना होगा। तो इतनी चीजें अगर आप कर ले गए तो उस सिस्टम का माइक्रो स्टेट जो है वो डिफाइंड हो जाएगा। वंस अगेन फिर से मैं बता देता हूं कि माइक्रो स्टेट क्या होता है। तो किसी सिस्टम का माइक्रो स्टेट, माइक्रो का मतलब MICRO होगा। तो किसी सिस्टम का माइक्रो स्टेट 6 डायमेंशन या 6 कोऑर्डिनेट डायमेंशन के स्पेसिफिकेशन के द्वारा डिफाइन किया जा सकता है। किसी सिस्टम का जो आप डायमेंशन जिसकी सीमा जो निर्धारित कर रहे हैं, वो सीमा एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड हो सकती है। और उसी एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई और पी जेड उसी डायमेंशंस के अंदर बहुत सारे सेल हैं। मान लो कोई एक सेल जो कि डी एक्स डी वाई और डी जेड है, और उस सेल के अंदर किसी एक मॉलिक्यूल की पोजीशन आपने डिफाइन कर दिया या स्पेसिफाई कर दिया, तो उसी सेल के अंदर उस मॉलिक्यूल का आपको मोमेंटम यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम जो कि dpx dpy dpz भी आपको स्पेसिफाई करना होगा और उस मोमेंटम का डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना होगा। हमें यहाँ पर किसी सेल के अंदर किसी मॉलिक्यूल का मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है कि फेज स्पेस क्या होता है, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, ये जो 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ये तीनों मोमेंटम कोऑर्डिनेट हैं और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसीलिए सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का जब आपने माइक्रो स्टेट डिफाइन करने के लिए पोजीशन आपने डिफाइन किया, तो जब मोमेंटम डिफाइन करने गए तो आपको मोमेंटम मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी सिस्टम के माइक्रो स्टेट को डिफाइन करने के लिए उस सिस्टम का जो सेल है, सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल का जो रिलेशन है या जो मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द सेल हैं, सेल से जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल हैं वो ऐसा परमानेंटली नहीं होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं। या मैं ऐसा कहूँ कि किसी भी सेल का जो नंबर मॉलिक्यूल से संबंध होता है वो संबंध अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, वो परमानेंट नहीं होता है।
तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसी सिस्टम का माइक्रो स्टेट डिफाइंड करते वक्त हम किसी सेल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो देखते हैं, उनका फेज या कह सकते हैं कि उनकी पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, उनका मोमेंटम स्पेसिफाई करते हैं, उनके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन याद रहे कि सेल के भीतर, उस सेल के भीतर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल अस्थायी रूप से उस सेल के नहीं होते हैं, अस्थायी रूप से होते हैं। अगर हम किसी गैस को लें और किसी गैस का हम कहें कि हमें माइक्रोस्टेट डिफाइंड करना है या हमें किसी गैस की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, ऐसा कहें कि किसी गैस की प्रॉपर्टी डिफाइंड करनी है, तो किसी गैस की प्रॉपर्टी डिफाइंड करने के लिए इतनी डीपली जाके कैलकुलेशन करना या ऑब्जर्वेशन करना ये बहुत अननेसेसरी है, इतनी जरूरत नहीं है। तो किसी गैस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के साथ हम इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि कोई गैस है और उस गैस की डेंसिटी समान है, तो इसका सिंपल सी ये मीनिंग है कि उस सिस्टम में जिसमें भी गैस भरा हुआ है, उस सिस्टम के अंदर जो ऑर्डिनरी स्पेस है, उस ऑर्डिनरी स्पेस का कोई भी रैंडम जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा, उस वॉल्यूम एलिमेंट के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस सेल के अंदर, जिस ऑर्डिनरी स्पेस के अंदर जो कुछ भी आपने ले रखा है वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रखा है, अब ये जरूरी नहीं है कि किसी एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा रहे होंगे, दूसरे से पहले में नहीं आ रहे होंगे, पहले से चौथे में नहीं जा रहे होंगे, ये नहीं आप कंफर्म कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना कंफर्म कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। तो किसी गैस की डेंसिटी समान है तो इसका मतलब आप यही समझ सकते हैं कि किसी ऑर्डिनरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्डिनरी स्पेस है उसके वॉल्यूम एलिमेंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हैं। बस इतना ही आप समझ सकते हैं। लेकिन ये तो आपका माइक्रोस्टेट होगा। आप माइक्रोस्टेट समझ गए कि किसी सिस्टम का माइक्रोस्टेट कैसे डिफाइंड होगा। किसी सिस्टम का माइक्रोस्टेट उस सिस्टम की बाउंड्री के अंदर सेल जो बने हुए हैं, उस सेल में जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का पोजीशन आइडेंटिफाई करके या स्पेसिफाई करके, उस सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम स्पेसिफाई करके और उस मॉलिक्यूल का डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम स्पेसिफाई करके उस सिस्टम के माइक्रोस्टेट को आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब तो माइक्रोस्टेट आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्टेट क्या है, किसी सिस्टम का माइक्रोस्टेट क्या है। तो माइक्रोस्टेट क्या होगा, माइक्रोस्टेट क्या है, माइक्रोस्टेट क्या है। अभी तक हम लोग माइक्रोस्टेट समझ रहे थे, माइक्रोस्टेट क्या है। तो किसी सिस्टम का को फेज स्पेस को हम डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ सेल में, और उस नंबर ऑफ सेल में हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ फेज पॉइंट। किसी फेज स्पेस के अंदर ये हमने क्या किया है, डिवाइड कर रखा है बहुत सारे सेल, और उन सेल के अंदर हमने क्या किया है कि देखा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फेज पॉइंट आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेल। तो जितने भी पर्टिकुलर सेल में जितने भी नंबर ऑफ फेज पॉइंट प्रेजेंट होंगे, तो ये फेज पॉइंट क्या करेंगे, उस सिस्टम के माइक्रोस्टेट को एक्सप्लेन करेंगे। उदाहरण के लिए हम जैसे कह दें कि हमारे पास कोई एक ऐसे सिस्टम है और इस सिस्टम में हम कहें कि इसका नाम N1 है, तो N1 में हम कह दें कि 3 मॉलिक्यूल हैं, या कह दें कि माइक्रोस्टेट है, 3 फेज पॉइंट है। ऐसे कोई दूसरा सेल है जिसका नाम N2 है, इसमें 2 फेज पॉइंट हैं, ऐसे 2 फेज पॉइंट हैं, इसमें 3 फेज पॉइंट हैं। कोई दूसरा तीसरा सेल है और उसमें कोई 1 फेज पॉइंट है। तो आपको पता चल गया होगा कि किसी सिस्टम के माइक्रो स्टेट को डिफाइंड करने के लिए उस फेज स्पेस के अंदर जो हमने डिवाइड कर रखा है बहुत सारे सेल, उन सेल में हाउ मेनी फेज पॉइंट्स आर प्रेजेंट। तो फेज पॉइंट को किसी फेज सेल के अंदर फेज पॉइंट को हम अगर स्पेसिफाई कर ले जाएं, किसको, नंबर ऑफ फेज पॉइंट को स्पेसिफाई कर ले जाएं, तो वो सिस्टम के माइक्रो स्टेट को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो किसी सिस्टम के माइक्रो स्टेट को डिफाइन करने के लिए फेज पॉइंट को बहुत सारे फेज सेल में डिवाइड करते हैं, और उस फेज सेल में हम फेज पॉइंट के स्पेसिफिकेशन के द्वारा सिस्टम का माइक्रो स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो माइक्रो स्टेट है और माइक्रो स्टेट है, इसको जो हम लोग ओरली समझे हैं, इसको हम एक शॉर्ट नोट के तरीके लिख भी लेते हैं। तो हम लोगों ने माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट जो अभी ओरली समझा, उसमें उसको हमने बोर्ड में लिख दिया
कि कैसे आप उसको अपने नोटबुक में लिखेंगे या कॉपी में लिखेंगे या एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो हाउ टू डिस्क्राइब द माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट इन योर कॉपी। तो लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा देखा कि शुरू में हमने कहा कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो इसमें हमने जितने भी टर्मिनोलॉजी माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट को समझाते वक्त यूज किया है, तो अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया कि जितने भी प्रीवियस टर्मिनोलॉजी को यूज किया है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी। तो हमने कहा था कि किसी सिस्टम को हम फेज स्पेस को बहुत सारे नंबर ऑफ सेल में डिवाइड कर लेते हैं, तब उस सिस्टम के माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट को डिफाइन करते हैं। तो किसी सिस्टम का फेज स्पेस को हमने बहुत सारे सेल में डिवाइड किया था, तो ये फेज स्पेस क्या होता है, तो व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड द फेज स्पेस। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि फेज स्पेस क्या होता है। तो द फेज इन विच द स्टेट ऑफ द पार्टिकल, कह रहा किसी पार्टिकल का जो स्टेट है, स्पेस में जो स्टेट है उसकी जो पोजीशन है और उस पार्टिकल का जो मोमेंटम है, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि स्पेस में जो उसकी पोजीशन का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और उस पार्टिकल का मोमेंटम का जो कोऑर्डिनेट है पी एक्स पी वाई पी जेड, तो अगर इन दोनों तरीके का जो कोऑर्डिनेट है यानी कि मोमेंटम कोऑर्डिनेट और पोजीशन कोऑर्डिनेट, इन दोनों को मिलाकर एक साथ लिखें तो तीन तो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई जेड और तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट हो गए पी एक्स पी वाई पी जेड। इन तरीके से इनको मिलाकर एक साथ लिखेंगे तो वी हैव अ 6 कोऑर्डिनेट, द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, वन ऑफ देम पोजीशन एंड अनदर इज मोमेंटम। तो इन दोनों का जो कंबाइंड करने के बाद जो 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट बनता हमें मिलता है किसी फेज स्पेस के अंदर सेल का जो पार्टिकल के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फेज स्पेस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज स्पेस। वही चीज हमने यहाँ पर लिख रखा है कि व्हाट इज द फेज स्पेस। तो फेज स्पेस क्या होता है, इन विच द स्टेट ऑफ द पार्टिकल इन द डिस्क्राइब टू सेट ऑफ द 6 कोऑर्डिनेट। कह रहा है कि सेट ऑफ द 6 कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, ये जो हमारा क्या है कॉम्बिनेशन है 6 कोऑर्डिनेट का, इसी को हम फेज स्पेस बोलते हैं। इसमें एक्स वाई जेड क्या है, तो हेयर द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड करेस्पॉन्ड टू द पोजीशन कोऑर्डिनेट। यहाँ पर केवल मैंने पोजीशन लिखा है, आप यहाँ आगे लिख लीजिएगा पोजीशन कोऑर्डिनेट। एंड इस सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट में जो पी एक्स पी वाई पी जेड है, इट इज द करेस्पॉन्ड टू द मोमेंटम कोऑर्डिनेट। हमने केवल मोमेंटम लिखा है, आप मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं ऑफ द पार्टिकल। किसी पार्टिकल का मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी एक्स पी वाई पी जेड, किसी पार्टिकल का स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, इसी को आप क्या करो मिला दो, कंबाइंड कर दो, तो वी हैव अ न्यू टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेट दैट इज द 6 कोऑर्डिनेट दैट इज कॉल्ड द फेज स्पेस। कह रहा है कि दिस 6 डायमेंशन स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। तो हमने जो माइक्रोस्टेट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला टर्मिनोलॉजी यूज किया था कि लेट अस कंसीडर डिवाइडेड फेज स्पेस इनटू द मेनी नंबर ऑफ सेल, तो उसमें हमने फेज स्पेस की मीनिंग आपको बता दी। लेकिन वंस अगेन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि मेरा जो माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट डिफाइन करने के लिए जो पहली लाइन हमने बोली थी कि लेट अस कंसीडर डिवाइडेड द फेज स्पेस इनटू द मेनी नंबर ऑफ सेल, तो उस सेल मेनी नंबर ऑफ सेल के बाद फिर हमने बहुत सारा माइक्रोस्टेट के बारे में चीज़ें बताई। फिर हमने माइक्रोस्टेट यूज किया। माइक्रोस्टेट में हमने कहा कि किसी सिस्टम का माइक्रोस्टेट एक्सप्लेन करने के लिए उस सिस्टम का के सेल के अंदर फेज पॉइंट के स्पेसिफिकेशन के द्वारा किसी सिस्टम का माइक्रोस्टेट डिफाइंड किया जा सकता है। तो फेज पॉइंट क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इन फेज स्पेस कह रहा है कि फेज स्पेस के अंदर इन द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड द फेज पॉइंट। कह रहा है कि जो पार्टिकल होता है किसी सिस्टम के अंदर किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, उन सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर चलते रहते हैं, दे आर कोलाइडिंग टू ईच अदर एंड एज वेल एज वॉल। वो पार्टिकल एक दूसरे से कोलिजन करते रहते हैं और वॉल से भी वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड करते रहते हैं। तो उस कोलिजन के थ्रू उनका हर एक सेल में पोजीशन चेंज होता रहता है। टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ उनका पोजीशन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, कभी इस सेल में कभी उस सेल में कभी उस सेल में। लेकिन याद रहे कि हर एक सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज हो रही है, मानी कि मॉलिक्यूल इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो कांस्टेंट है। किसी भी ऑर्डिनरी स्पेस के अंदर जो कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट है या कोई भी जो सेल है, उस सेल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है या फेज पॉइंट जो है
वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो एकदम मतलब लगभग अगर वैरी भी करता है तो इधर उधर थोड़ा करता है, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है चेंज वो। तो हम यहाँ बता दें कि फेज पॉइंट क्या है। तो किसी फेज स्पेस के अंदर जितने भी सेल हैं उन सेल में मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो किसी एकदम प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट द रेस्पेक्टिव सेल। किसी सेल में एकदम करंट टाइम में, इंस्टैंटेनियस टाइम में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उन्हीं को हम फेज पॉइंट बोलते हैं। तो इन द फेज स्पेस द point representing the instantaneous state of the particle is called the phase point. As the time progresses, the phase point moves in a phase space. कह रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारा मॉलिक्यूल किसी एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, ऐसे सेल में आते जाते रहते हैं। तो किसी इंस्टैंटेनियस टाइम पर, यानी कि टाइम के बढ़ते वक्त पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस सेल के भीतर जितने भी नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स आर प्रेजेंट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड फेज पॉइंट। उसी को हम फेज पॉइंट बोलते हैं। वही कहना द पाथ ऑफ द, और याद रखिएगा द पाथ ऑफ द फेज पॉइंट रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्टरी ऑफ दैट पार्टिकल। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास कोई फेज सेल है, कोई एक फेज सेल है। उस सेल के अंदर हमने क्या देखा कि एक मॉलिक्यूल यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ऐसे टहलते टहलते यहाँ पहुंचा। तो उस मॉलिक्यूल के हर एक पॉइंट पर जिधर से होकर गया है हमने क्या किया, एक पाथ ट्रेस कर दिया। जो इस तरीके से पाथ मिला इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्टरी ऑफ दैट पार्टिकल। इसी को क्या बोलेंगे, उस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। और जिस पोजीशन से होकर गया है उसे हम फेज पॉइंट बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, फेज पॉइंट। ये सब फेज पॉइंट हैं और इन सब फेज पॉइंट को हमने कंटिन्यूअस लाइन से मिला दिया जिसे हम ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल बोलते हैं। तो याद रहे बेटा, ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल क्या है कि किसी सेल के अंदर पार्टिकल ने जिस पाथ को फॉलो किया है, जिस पाथ से होते हुए अपने सेल को कवर कर रखा है उसे हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। और फेज पॉइंट क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड फेज पॉइंट। ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमने माइक्रो और माइक्रो स्टेट को डिफाइन करते वक्त जो टर्मिनोलॉजी यूज किया था उसका नाम है फेज सेल। और फेज सेल क्या होता है ये देखते हैं हम लोग, फेज सेल क्या होता है। तो इन 3D स्पेस का मतलब होगा एक्स वाई जेड में द क्वांटिटी dx dy dz। कह रहा 3D स्पेस में हमने जो क्वांटिटी ली dx dy dz दैट इज कॉल्ड पोजीशन स्पेस। इसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन स्पेस। और अगर मैंने dx dy dz को मल्टीप्लाई कर दिया किसी सेल में, dx dy dz जो उसके डायमेंशन से पार्टिकल के उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम एलिमेंट। इसी को क्या बोलेंगे तब, वॉल्यूम एलिमेंट। तो dx dy dz इज कॉल्ड द वॉल्यूम एलिमेंट। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सब क्या हो गया, वॉल्यूम एलिमेंट हो गया। सिमिलरली इन द फेज स्पेस कह रहा है इसी तरीके से फेज स्पेस में क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ द dx। देखिए हमने आपको बताया था कि फेज स्पेस क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। इसी को हम फेज स्पेस बोलते हैं। पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट को एक साथ अगर मिला के बोल दिया जाए तो वो फेज स्पेस होता है। तो कह रहा है कि अगर dx dy dz है तो वो वॉल्यूम एलिमेंट है। और इसी तरीके से अगर हम px py pz का मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है, देखिए यहाँ पर क्वांटिटी मिलती है उसे हम मोमेंटम स्पेस बोलते हैं, मोमेंटम। लेकिन अगर मैं इस क्या बोलते हैं इसमें dx dy dz का और dpx dpy dpz तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या कहलाता है, फेज पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे, वो फेज पॉइंट कहलाता है। फिर से आप समझ लें, 3D स्पेस के अंदर dx dy dz को देखें तो वॉल्यूम एलिमेंट होगा, वॉल्यूम स्पेस होगा। और अगर इस वॉल्यूम स्पेस का हम मोमेंटम स्पेस के साथ यानी कि dpx dpy dpz के साथ कंबाइन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो ये मिलेगा dx dy dz dpx dpy dpz, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेज सेल बोलेंगे। यानी कि किसी सेल के अंदर पार्टिकल का जो हम लोग पोजीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसका जो डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं, जिस सीमा के भीतर ये सारी चीजें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, अगर उसके कोऑर्डिनेट को इतना माने तो हम उसी को क्या बोलते हैं, फेज सेल बोलते हैं। ठीक है। तो फेज सेल हो गया। फेज पॉइंट क्या हो गया, फेज पॉइंट क्या है ये भी हमने देखा। फेज पॉइंट क्या है कि फेज स्पेस द पॉइंट रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस, किसी प्रेजेंट टाइम पर किसी सेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो फेज पॉइंट होगा।
और फेज सेल आपने देख ही लिया क्या होगा कि dx dy dz dpx dpy dpz, तो ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फेज सेल मिलता है, फेज पॉइंट मिलता है। फेज स्पेस क्या होता है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पोजीशन एंड द मोमेंटम कोऑर्डिनेट, तो ये फेज पॉइंट स्पेस हो गया। तो हम इन तीनों की हेल्प से माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट को एक्सप्लेन किए थे। तो उस एक्सप्लेनेशन में अब हम बात करते हैं कि माइक्रो स्टेट क्या होता है। अब माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम का माइक्रो स्टेट क्या होता है? तो किसी सिस्टम का माइक्रो स्टेट अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें क्या स्पेसिफाई करना होगा? दैट एट व्हिच द सेल और व्हिच फेज पॉइंट ऑफ द सिस्टम बिलोंगिंग द टेम्पोरली। तरह कि अगर किसी सिस्टम का माइक्रो स्टेट हमें डिफाइन करना है तो उस माइक्रो स्टेट के अंदर उस का सेल हमें डिफाइन करना होगा, यानी पोजीशन हमें डिफाइन करना होगा। उस सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी पोजीशन डिफाइन करना होगा या स्पेसिफाई करना होगा, और उस सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके मोमेंटम को स्पेसिफाई करना होगा, मोमेंटम के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होगा। तो उस सेल का माइक्रो स्टेट जो है वो डिफाइंड हो जाएगा। माइक्रो स्टेट क्या होगा बेटे? अ माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाय द स्पेसिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ द फेज पॉइंट इन ईच फेज सेल ऑफ द फेज स्पेस। कह रहा माइक्रो स्टेट क्या होता है? तो माइक्रो स्टेट किसी फेज स्पेस के अंदर जितने भी फेज सेल हैं उन फेज सेल के अंदर हम अगर नंबर ऑफ फेज पॉइंट स्पेसिफाई कर ले जाएं तो सिस्टम का माइक्रो स्टेट भी डिफाइंड हो जाएगा। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आया होगा, और मैं फिर से एक बार माइक्रो स्टेट बता देता हूं। माइक्रो स्टेट क्या होता है? तो किसी सिस्टम का माइक्रो स्टेट डिफाइंड करने के लिए उस फेज स्पेस के अंदर जो सेल है उस सेल में जितने भी नंबर ऑफ फेज पॉइंट हैं अगर उसको स्पेसिफाई कर ले जाते हैं तो हमें उस सिस्टम का माइक्रो स्टेट क्या हो जाता है? डिफाइंड हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी, और हम इसे कुछ और तरीके से माइक्रो और माइक्रो स्टेट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बात करें तो कई अलग अलग माइक्रो स्टेट एक ही माइक्रो स्टेट के समरूप हो सकते हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि कई अलग अलग माइक्रो स्टेट एक ही माइक्रो स्टेट के अनुरूप हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे समझते हैं? इसको भी हम इसे मिटाकर और डायग्राम बनाकर इस चीज को समझते हैं कि कैसे कई अलग अलग माइक्रो स्टेट एक ही माइक्रो स्टेट के समान हो सकते हैं। तो माइक्रो और माइक्रो स्टेट समझने में हमने एक मतलब अप्रोच ले लिया कि कैसे हम समझें। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ही माइक्रो स्टेट के अंदर बहुत सारे माइक्रो स्टेट अवेलेबल हैं। उसको यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कैसे अवेलेबल हैं, हाउ टू बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए हम कैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे उसके लिए हम देखते हैं। तो मेनी डिफरेंट माइक्रो स्टेट में करस्पॉन्ड टू द सेम माइक्रो स्टेट। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है, 1 सेल 2 सेल 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे सेल हैं, आयत सेल है ये। और सेल 1 में 3 हमारे पास कह सकते हैं फेज पॉइंट हैं, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मेरे पास 3 मॉलिक्यूल हैं। सेल 2 में हमारे पास ऐसा भी कह सकता हूँ 2 फेज पॉइंट हैं या 2 मॉलिक्यूल हैं जिनका नाम बी और ई है, पहले वाले में नाम ए सी एच है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि सेल 3 में एक मॉलिक्यूल या फेज पॉइंट है जिसका नाम एफ है, और डॉट 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 करके आयत सेल में मैं कह सकता हूँ कि 2 मॉलिक्यूल हैं या फेज पॉइंट हैं डी और के हैं, और ऐसे चलता रहेगा सेल इन फेज स्पेस। फेज स्पेस के अंदर जितने भी सेल आप बनाते हैं, मैं आपको बता दूं आप इन शॉर्ट समझ लें कि फेज स्पेस क्या है, फेज स्पेस क्या है, और सेल क्या है, और फेज पॉइंट क्या है। ये आप समझ लें क्या है। एक शॉर्ट में बस ऐसे समझ लें क्या होता है। सपोज कर लेते हैं एक सिस्टम है, तो सिस्टम की जो ये आउटर बाउंड्री है ये क्या है? ये फेज स्पेस है, जिसको हमने क्या कर रखा है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से बाउंड कर रखा है, कितने के अंदर ही मॉलिक्यूल को टहलना है। रिस्ट्रिक्शन हमने उस पर लगा रखी है कि एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड के अंदर ही मॉलिक्यूल टहलेगा। तो उसकी आउटर बाउंड्री जो है ये फेज स्पेस है। और हमने जब आइडेंटिकल ऐसे बहुत सारे ब्लॉक बना दिए, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक बना दिए,
यानी कि इस फेज स्पेस को बहुत सारे ब्लॉकों में हमने इसको तोड़ दिया, तो इस ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे, फेज सेल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फेज सेल बोलेंगे। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ये मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे या फेज पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को फेज पॉइंट बोलते हैं। तो आई होप ये आपको तीनों चीजें अभी बहुत शार्ट में समझ में आ गई होंगी कि क्या होते हैं ये। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सेल हैं और उन सब सेल में हमने फेज पॉइंट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स कर रखा है। और हम देखें कि इसमें इस वाले सेल नंबर 1 में माइक्रोस्टेट क्या है। तो सेल नंबर 1 में माइक्रोस्टेट जो है वो हमारे पास 3 माइक्रोस्टेट है। लेकिन अगर मैं कहूँ माइक्रोस्टेट कितने हैं, माइक्रोस्टेट तो वो A है, C है और H है। माइक्रोस्टेट जो होता है वो डिस्टिंग्विशेबल होता है और माइक्रोस्टेट जो होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर माइक्रोस्टेट में ACH है। माइक्रोस्टेट यहाँ पर सेल 2 में N2 है, 2 ही है। और माइक्रोस्टेट क्या है? B और E है, 2 फेज पॉइंट हैं। तो इस तरीके से ऐसे इसमें F है, या मैं ऐसे कहूँ कि सेल नंबर 1 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 हैं, सेल नंबर 2 में 2 मॉलिक्यूल हैं, सेल नंबर 3 में 3 मॉलिक्यूल हैं, सेल नंबर ith में 2 मॉलिक्यूल हैं। अब हमें ये बताना है आपको कि बहुत सारे माइक्रोस्टेट एक ही माइक्रोस्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इसको बताने के लिए हम क्या कर लेते हैं? सपोज कर लेते हैं कि सेल नंबर 3 का सेल नंबर 1 में से किसी भी एक मॉलिक्यूल का इंटरचेंज कर लेते हैं, और किसी भी एक मॉलिक्यूल का इंटरचेंज कर लेते हैं। अच्छा, सेल नंबर 3 में F ही है, तो F का इंटरचेंज हम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं C से। यहाँ F आ गया और यहाँ पर C आ गया। क्या अब माइक्रोस्टेट चेंज हुआ? अभी भी एक मॉलिक्यूल, अभी भी 3 मॉलिक्यूल। तो माइक्रोस्टेट तो चेंज नहीं हुआ, एक ही माइक्रोस्टेट है, अभी भी एक ही माइक्रोस्टेट है, सेम माइक्रोस्टेट है, माइक्रोस्टेट नहीं चेंज हुआ। लेकिन माइक्रोस्टेट चेंज हो गया। माइक्रोस्टेट में क्या होता है? डिस्टिंग्विशेबल होता है। उसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बिल्कुल एकदम पास तक जाते हैं, उसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर अब है, पहले कौन सा था। तो ये हम लोग देख रहे हैं, पहले यहाँ ACH था, अब यहाँ AFH हो गया है। तो माइक्रोस्टेट चेंज हो गया, ये अलग माइक्रोस्टेट हो गया, ये अलग माइक्रोस्टेट हो गया। तो 2 माइक्रोस्टेट हो गए, लेकिन माइक्रोस्टेट अभी भी सेम ही है। तो किसी एक माइक्रोस्टेट के अंदर, सेम माइक्रोस्टेट के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्टेट प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पर दूसरी तरीके से इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मेरा क्या था? यहाँ पर F था और यहाँ पर मेरा C था। मैं अब किसी एक ही सेल के अंदर किसी 2 एलिमेंट को इंटरचेंज करता हूं। मान लो ये मेरा यहाँ पर हो गया C और यहाँ पर हो गया A। अभी भी हमारे पास सेल नंबर 1 में 3 मॉलिक्यूल हैं, अभी भी ये मेरा माइक्रोस्टेट सेम है, माइक्रोस्टेट अभी भी मेरा सेम है। लेकिन माइक्रोस्टेट क्या है वो देखो आप, मॉलिक्यूल इंटरचेंज हो गया है। तो इंटरचेंज हुआ है तो किससे इंटरचेंज हुआ है? सेम सेल से ही इंटरचेंज हुआ है। क्या हुआ है? सेम सेल से ही इंटरचेंज हुआ है। ये बता रहा है कि मॉलिक्यूल बहुत रैंडमली चल तो रहे हैं, लेकिन वो एक ही सेल के अंदर हैं। तो इस कंडीशन में हमारा माइक्रोस्टेट भी सेम है, क्योंकि हमने किसी दूसरे सेल से मॉलिक्यूल को ना तो लिया है ना तो दिया है। तो यहाँ पर माइक्रोस्टेट भी एक ही है और माइक्रोस्टेट भी एक ही है। तो सेम माइक्रोस्टेट में सेम माइक्रोस्टेट है, बट डिफरेंट माइक्रोस्टेट में कोई सेम माइक्रोस्टेट हो सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि बहुत विभिन्न या डिफरेंट माइक्रोस्टेट के अंदर एक ही माइक्रोस्टेट हो सकता है। हमने एग्जांपल से अभी आपको बताया, चाहे आप C का और A के साथ इंटरचेंज कर लीजिए, चाहे A का B के साथ कर लीजिए, H का E के साथ कर लेंगे, तो माइक्रोस्टेट चेंज हो जाएगा, बट इसका माइक्रोस्टेट नहीं चेंज होगा। देखिए, अगर यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। तो माइक्रोस्टेट सेम हो सकता है और डिफरेंट उसके अंदर माइक्रोस्टेट हो सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे भी इस लेक्चर में माइक्रो और माइक्रोस्टेट से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे कि इन सिंबल क्या है
और इन सिंबल क्या है, और एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट क्या है, और इनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट क्या है। इसी लेक्चर में हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि किसी एक माइक्रोस्टेट के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्टेट प्रेजेंट होते हैं, और फिर इसी लेक्चर में हमने सोचा कि लाओ ये छोटे छोटे पॉइंट थे उसी से रिलेटेड, तो इनको भी एक्सप्लेन करते चले कि एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट क्या है, इनएक्सेसिबल या अनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट क्या है, इनसिंबल क्या है, तो क्या चीज़ होता है। लेट अस स्टार्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो क्या होता है इसको हमें देखना है। तो हम इतना जानते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं, गैस मॉलिक्यूल का नेचर होता है कि वो बहुत मोस्ट रैंडम कह सकते हैं कि चलते हैं किसी जिस कंटेनर या जहाँ कहीं पर वो रहते हैं, तो उनकी बहुत रैंडम मोशन होता है। वो इधर उधर अपना मोशन करते रहते हैं और एक दूसरे से कोलिजन करते रहते हैं। इवन एक दूसरे के कोलिजन के साथ साथ वो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी क्या करते रहते हैं, उनका कोलिजन होता रहता है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि गैस अपने रैंडम मोशन में किसी एक माइक्रोस्टेट से दूसरे माइक्रोस्टेट, किसी दूसरे माइक्रोस्टेट से किसी तीसरे माइक्रोस्टेट, किसी तीसरे माइक्रोस्टेट से किसी चौथे माइक्रोस्टेट, किसी चौथे माइक्रोस्टेट से किसी पांचवें माइक्रोस्टेट, किसी पांचवें माइक्रोस्टेट से ऐसे nth माइक्रोस्टेट में गैस अपने रैंडम मोशन की वजह से हमेशा मूव करता रहता है। इवन गैस मॉलिक्यूल केवल एक माइक्रोस्टेट से दूसरे माइक्रोस्टेट में ही नहीं मूव करते हैं, बल्कि किसी एक माइक्रोस्टेट से दूसरे माइक्रोस्टेट में, यहाँ पर मेरा माइक्रो MA वाला है, किसी एक माइक्रोस्टेट से दूसरे माइक्रोस्टेट में भी मूव करता है, किसी दूसरे माइक्रोस्टेट से किसी तीसरे माइक्रोस्टेट में भी मूव करता है। लेकिन किसी सिस्टम के अंदर गिवन रिस्ट्रिक्शन के अंदर किसी मॉलिक्यूल का जब किसी एक माइक्रोस्टेट में हम किसी सिस्टम का एक माइक्रोस्टेट एक्सप्लेन करते हैं गिवन रिस्ट्रिक्शन के अंदर, तो हम उसे गिवन रिस्ट्रिक्शन के अंदर जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट करते हैं। जब कभी भी हम किसी सिस्टम के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद हम क्या करें कि उसके माइक्रोस्टेट को एक्सप्लेन करें, तो रिस्ट्रिक्शन के बाद तो हम उसे एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम तीन मॉलिक्यूल लेते हैं, और उन तीन मॉलिक्यूल को एक ही बॉक्स के अंदर दो आइडेंटिकल या इक्वल कंपार्टमेंट में हमें सेट करना है। एक कोई मेरे पास बॉक्स है और इस बॉक्स के पास दो कंपार्टमेंट है या दो पार्टीशन है, और पार्टीशन कैसे होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, याद रखना बिल्कुल इक्वल होना चाहिए ये पार्टीशन। और हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं वो A है, B है और C है, इनको मुझे इसके अंदर फिट करना है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि देयर आर नो मॉलिक्यूल्स इन आउटसाइड ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट से बाहर कोई भी मॉलिक्यूल ना रहे, ये आपका रिस्ट्रिक्शन है। अब इस सिस्टम का आप माइक्रोस्टेट फाइंड करेंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। समझ में आ रही बात। किसी भी सिस्टम का अंडर द कंडीशन यू विल फाइंड द माइक्रोस्टेट, दैट टाइप ऑफ माइक्रोस्टेट इज कॉल्ड द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। तो अब आपके पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि देयर आर नो मॉलिक्यूल्स आउटसाइड ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट से बाहर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए, और तीन मॉलिक्यूल्स हैं दो इक्वल कंपार्टमेंट के अंदर, एक ही बॉक्स के अंदर दो इक्वल कंपार्टमेंट हैं, इनके अंदर मुझे सेट करना है। तो हाउ टू सेट इट, कैसे सेट करेंगे। तो हमारे पास, तो अगर मैं इसमें देखूं तो एक में A भी हो सकता है और C हो सकता है, एक टाइप का ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। एक का A C और B हो सकता है, या फिर मेरा अरेंजमेंट हो सकता है A यहाँ अकेला हो और B C हो, या फिर यहाँ पर अगर हम A B कर देंगे तो फिर वही हो जाएगा। तो हमारे पास तीन क्या आ गए हैं, तीन हमारे पास क्या आ गए हैं, माइक्रोस्टेट आ गए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल थे, और उन तीनों मॉलिक्यूल को मुझे दो इक्वल कंपार्टमेंट के अंदर सेट करना था, और कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं है। तो हमारे पास जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट बन रहे हैं वो माइक्रोस्टेट A B C, A C B, A C B, A C और B, और B C और A, इस तरीके के हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकते थे, क्या ये माइक्रोस्टेट पॉसिबल नहीं हो सकते थे A हो और B हो, या मैं कह सकता हूँ A हो और C हो,
या मैं कह सकता हूं कि बी हो और सी हो, या मैं कह सकता हूं कि सी हो और क्या हो सकता है, सी हो, नहीं बस इतने। क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकते थे? ये पॉसिबल हो सकते थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या था कि देयर आर नो मॉलिक्यूल्स आउटसाइड ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट से बाहर कोई मॉलिक्यूल्स ना हो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इस वाले में सी वाला मॉलिक्यूल बाहर है, इस वाले में बी वाला मॉलिक्यूल बाहर है, इस वाले में ए वाला मॉलिक्यूल बाहर है। यहां पर हम देख रहे हैं कि when you have to arrange the three molecules of the two equal compartment, तो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो वन ऑल एलिमेंट ऑफ दिस, इसमें से एक एलिमेंट हमेशा क्या है, बाहर आ रहा है। तो आपके रिस्ट्रिक्शन का क्या हो रहा है, वायलेंस हो जा रहा है। आपने जो रिस्ट्रिक्शन दिया था कि कोई भी मॉलिक्यूल कंपार्टमेंट के बाहर नहीं होना चाहिए, उसका रिस्ट्रिक्शन हो, उसका क्या हो रहा है कि वायलेंस हो जा रहा है। तो ऐसे जो माइक्रोस्टेट होंगे, ऐसे माइक्रोस्टेट को हम अनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट या इनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट बोलते हैं। जहां पर रिस्ट्रिक्शन ना मतलब वायलेंस हो जाए रिस्ट्रिक्शन का, तो वो इनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट है। और अंडर द रिस्ट्रिक्शन जो कुछ भी यहाँ आप सिस्टम का माइक्रोस्टेट जब कैलकुलेट कर रहे हैं अंडर द रिस्ट्रिक्शन, तो उसे हम एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट कहते हैं। डेफिनेशन इसका कैसे लिखेंगे, द माइक्रोस्टेट विथ और द अलाउड अंडर द गिवन कॉन्स्टेंट। बेटे कॉन्स्टेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है गिवन कंडीशन। जैसे कॉन्स्टेंट क्या होता है, अगर आप एक घर में रहते हैं तो पापा ने कह दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको पढ़ना है, तो फिर अगर आप उस के अंदर नहीं पढ़ते हैं तो पापा पूछते हैं कि क्यों नहीं आप पढ़े। तो ये उनका एक रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर कि जो उन्होंने आपके लिए एक लिमिट बना दी कि इस लिमिट में ये काम कर लेना है, तो वो एक कंडीशन है, वो उसको एक कॉन्स्टेंट बोलेंगे। कॉन्स्टेंट को अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो आप ऐसे समझें कि आप एक कबूतर को पकड़ें या पिजन को पकड़ें और आप उसको एक कमरे के अंदर लेकर आएं और कमरे के अंदर उसको छोड़कर दरवाजा बंद कर दें, तो आप देखेंगे कि कबूतर उड़ेगा लेकिन उस कमरे के डायमेंशंस के बाहर नहीं जा पाएगा। उड़ तो रहा है और बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन उसी कबूतर को पकड़ें और कमरे के बाहर ले जाएं और खुले आकाश में आप छोड़ दें, तो अब भी कबूतर उड़ रहा है, लेकिन अब वो क्या है कि फ्री टू मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एट अ फॉर डिस्टेंस। तो अब आप देख रहे हैं उड़ तब भी रहा है, लेकिन अब उसके पास कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, अब उसके पास कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके पास कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अब वो बिल्कुल फ्री टू मूव इन एवरीवेयर। और लेकिन कमरे के अंदर क्या था कि वो मूव करता था लेकिन एक गिवन डायमेंशंस के अंदर। तो ये कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि द मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन द अंडर द गिवन कंडीशन, तो इसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो कह रहा है कि जब कभी भी हम माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करें और गिवन कंडीशन के अंदर, गिवन कॉन्स्टेंट के अंदर कैलकुलेट करें, तो हम उसे एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट कहेंगे। और एग्जाम्पल हमने क्या लिया, अभी वही जो हमने समझा है कि इन द रिस्ट्रिक्शन दैट द थ्री मॉलिक्यूल, रिस्ट्रिक्शन ये है कि तीन मॉलिक्यूल्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी दो बॉक्स के अंदर। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि दैट इज नो मॉलिक्यूल वी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, और कोई भी मॉलिक्यूल बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। और दो इक्वल कंपार्टमेंट के अंदर थ्री मॉलिक्यूल सेट करना है, तो हम ए बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, ए सी कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, या ए और बी सी कर सकते हैं। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि तीनों मॉलिक्यूल को ए बी सी को एक ही में रखूं, दूसरे में जीरो कर दूं, ऐसे भी कंडीशन बन सकते हैं। तो हमने क्या किया, गिवन कंडीशन के अंदर जब फिट किया दोनों बॉक्स के अंदर, गिवन कंडीशन के अंदर हम तीनों मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट किए, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। बट अगर हमने देखा कि एक ही मॉलिक्यूल एक कंटेनर के अंदर रखता हूं, एक कंपार्टमेंट के अंदर रखता हूं, तो एक को तो बाहर रहना पड़ेगा। जैसे यहां पर कर दिया मैंने, तो यहां पर अगर मैं सी को हटा दूं तो यहां पर सी बाहर है, यहां पर अगर मैं बी को हटा दूं तो यहां पर बी बाहर है। एक एक मॉलिक्यूल अरेंज करता हूं तो किसी एक मॉलिक्यूल को कंपार्टमेंट से बाहर रहना पड़ेगा। तो हमारे जो रिस्ट्रिक्शन है, जो मेरा रिस्ट्रिक्शन है कि देयर आर नो मॉलिक्यूल्स आउटसाइड ऑफ द कंपार्टमेंट, वो रिस्ट्रिक्शन का वायलेंस हो गया, तो दैट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ द माइक्रोस्टेट। ये जो माइक्रोस्टेट है इसी को हम क्या बोलेंगे, अनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट या इनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट कहेंगे इसी को। ठीक है बेटा, आगे क्या है, इन सिंबल क्या होता है। बहुत छोटे छोटे ये पॉइंट हैं जो माइक्रो और माइक्रोस्टेट से रिलेटेड है, तो हमने इसी लेक्चर में उनको करना आसान समझा। तो इन सिंबल क्या है, द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक
आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम इज कॉल्ड द इंसेम्बल। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द लार्ज नंबर ऑफ द कलेक्शन, ऐसे आप कहिए कि द लार्ज नंबर ऑफ द कलेक्शन ऑफ द सिस्टम दैट इज आइडेंटिकल एंड द इंडिपेंडेंट। वो सिस्टम क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल भी होना चाहिए और इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, उसी को हम इंसेम्बल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ बताऊं आपको कि एक मेरे पास कोई सिस्टम है, मेरे पास कोई एक सिस्टम है या मेरे पास कोई एक फेज स्पेस है। इस फेज स्पेस में मैंने सेल बनाया, तो याद रखिएगा अब इस फेज स्पेस में मैंने जो सेल बनाया है, इस सेल का हर एक का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि आइडेंटिकल है। क्योंकि ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक, आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिकली क्या होना चाहिए, ये सिस्टम सब, ये सेल वोल सब, ये सब क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। मेरा नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप ऐसा समझ लीजिएगा कि सब ये आइडेंटिकल हैं। तो बहुत सारे अगर ऐसे सेल हैं और फिर उन सेल से बना हुआ एक सिस्टम है, ऐसे और बहुत सारे ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं, ऐसे और सारे सिस्टम लगे हुए हैं, ऐसे और सारे सिस्टम ऐसे लगे हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंसेम्बल बोलते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा, द लार्ज नंबर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम इज कॉल्ड द इंसेम्बल। तो इंसेम्बल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। द लार्ज नंबर ऑफ द कलेक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल एंड द इंडिपेंडेंट सिस्टम इज कॉल्ड इंसेम्बल। और इंसेम्बल में जो सिस्टम होता है वो सिस्टम क्या होता है, या किससे उस सिस्टम में होता क्या है, उस सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल। माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल होता है, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल क्या होता है, तो माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल का मतलब होता है कि जिस सिस्टम या सेल के अंदर आप पार्टिकल देख रहे हैं उसमें एनर्जी कितनी है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। तो एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यही कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रखने वाला सिस्टम होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रखने वाला सिस्टम होना चाहिए। और वो कैसा सिस्टम रखे, आइडेंटिकल रखे। अगर किसी एक सेल की एनर्जी कुछ है और टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ है, तो दूसरे वाले सेल की भी एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वही होना चाहिए। तीसरे का भी वही होना चाहिए, एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। चौथे का भी वही होना चाहिए। पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, जितना भी हो सबका प्रेशर, एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर अगर सेम है, तो ऐसे कलेक्शन ऑफ द मेनी नंबर ऑफ द सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बेटा, आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट सिस्टम बोलेंगे, जो इंसेम्बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंसेम्बल कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि व्हाट इज द इंसेम्बल। तो इंसेम्बल में आगे है कि देखिए, लाइक एज द कलेक्शन ऑफ द मेनी सिस्टम दैट इज द कॉल्ड इंसेम्बल। मैंने वही एक 60 पॉइंट में लिख दिया है। टाइप ऑफ द इंसेम्बल, इंसेम्बल कितने तरीके का होता है, तो इंसेम्बल बेसिकली हम यहाँ 3 तरीके का हमने लिखा रखा है। एक माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल, कैनोनिकल इंसेम्बल और ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल होते हैं। और इन तीनों इंसेम्बल के बारे में हम लोग डिटेल में बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम वहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो उस वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम इसके कैटेगरी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर था माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट के बारे में, वो मैं यहीं तक आज करने वाला हूँ। इतना आई होप ये समझ में आ गया होगा कि माइक्रो स्टेट क्या है और माइक्रो स्टेट क्या है। कि मैंने अपने फुल इफर्ट के साथ जितना मुझसे हो सका है मैंने माइक्रो और माइक्रो स्टेट को समझाया है। आई होप ये आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।